टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम जैसे आगाज़ में बात कर रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा एहतियात की है, वैक्सीनेट हो रहे हैं और उसी वजह से कोरोना वबा जो है उसके केसेस कम हो रहे हैं। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो भी रूटीन पर आने लग गए हैं। तालीमी इदारे जो हैं वो खोले जा रहे हैं और अरसे बाद ये तालीमी इदारे जो है वो खोले जा रहे हैं। सुबह पंजाब में आज से 10वीं और 12वीं जमातों की क्लासेस बाकायदा तौर पर शुरू करने का ऐलान कर दिया। हाँ जी, अब शुरू हो चुकी हैं। लेट नाइट ऐसा हुआ, लेट नाइट का शाम के औकात में हुआ तो उतने अभी जो थे मेरा ख्याल है बच्चे भी ज़हनी तौर पर शायद तैयार नहीं थे, पेरेंट्स भी इतने तैयार नहीं थे। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद राज साहब का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी करदा SOPs के तहत सिर्फ 50% ही तलबा को आने की इजाज़त होगी, जबकि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात 23 जून से 29 जुलाई तक लिए जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही इम्तहानात से कब देखें, सुबह में 31 मई से क्लासेस शुरू कर सकते हैं ये कहा गया था और फिर 31 मई से क्लासेस जो हैं वो आज हम देख रहे हैं कि शुरू कर भी दी गई हैं। और पंजाब भर में 7 जून से तालीमी इदारे खोलने और स्कूलों में अगर हम देखें तो गर्मी की छुट्टियों को 1 माह तक महदूद करने के हवाले से भी तजावीज़ दी गई हैं कि मतलब उनको छुट्टियों को महदूद किया जाएगा, कम की जाएंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में उस तरह से पहुंच नहीं पाए हैं आज के दिन में। हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं मुख्तलिफ स्कूलों के सामने। उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या सूरत हाल है, बच्चे पहुँचे नहीं पहुँचे। सादिया निसा लाहौर में मौजूद हैं। सादिया, मुझे ज़रा, आप स्कूल के बाहर मौजूद हैं, बॉयज़ स्कूल है ये, कॉलेज है ये, क्या बच्चे पहुँचे हैं? कितनी तादाद में बच्चे आए हैं? क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लेट मिला बच्चों को। क्या तैयार थे बच्चे आने के लिए और फिर आए हैं अभी? जी बिल्कुल इरशाद, लाहौर में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, नोटिफिकेशन लेट मिला था। इसकी वजह से जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। स्कूलों में जो हाजिरी है, अटेंडेंस है, वो कम देखी जा रही है। जो निजी स्कूल्स हैं वो तो बिल्कुल ही बंद है। उन्होंने कहा है कि वो कल से अपनी क्लासेस का आगाज़ करेंगे, लेकिन ताहम सरकारी स्कूल्स खुल चुके हैं। कॉलेज की अगर आपको मैं बात बताऊँ, ये टाउनशिप कॉलेज है, तो यहाँ पर बड़ा हौसला अफजा एक चीज़ देखने में आई कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो क्लासेस में आए हैं। और जब अमूमन ये होता है कि कॉलेज और स्कूल खुलते हैं तो रोते बसोरते और बड़ा इंसान आवाज़ार से स्कूल और कॉलेज में जाया जाता है। लेकिन चूंकि छुट्टियां इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स कर चुके थे, तालीमी नुकसान भी इतना ज़्यादा हो चुका था कि अब वो बड़े अटेंशन के साथ आए हैं और बड़े खुश आए हैं। और कुछ बस थोड़ी सी उदासी ये थी कि उनका ये कहना था कि उनके पास टाइम बहुत कम है और इतने कम टाइम में उन्हें अपने कोर्स को कम्प्लीट करना है और साथ ही साथ उसकी रिविजन करनी है। क्लासेज में यहाँ पर 100% स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, 50% को नहीं बुलाया गया क्योंकि क्लासेस खाली हैं। तो क्लासेस में डिस्टेंस रख दिया गया है, उनकी क्लासेस ज़्यादा कर दी गई हैं। 600 से ज़ायद गवर्नमेंट कॉलेजेस में अमूमन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये बड़ी एक खुशाइन बात थी मेरे लिए कि सुबह मैं देख रही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा नोटिफिकेशन लेट आएगा तो स्टूडेंट्स इतनी बड़ी तादाद में आएंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में आए, बहुत अच्छे से आए और उन्होंने SOPs को भी फॉलो किया हुआ है। क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स मैच्योर स्टूडेंट होते हैं और ज़रा अपने आप को इन्हें पता होता है कि कैसे हालात हैं, किस तरह से खुद को सर्वाइव करना है। तो ये खासे बड़े मैच्योर थे। मास्क का इस्तेमाल किया हुआ था, सैनिटाइजर इनके बैग में थे और खुद से ही इन्होंने डिस्टेंस रखा हुआ था। जब अपने फ्रेंड्स के साथ मिले हैं तो इन्होंने उस तरह समाजी फासले को मेंटेन किया। अच्छा, क्लासेस इनकी हो रही थी चूंकि कॉलेज लग चुका हुआ इस वक्त। तो क्लासेस में जब मैं गई हूँ, मैंने देखा है तो बाकायदा प्रॉपर तरीके से उन्होंने डिस्टेंस रखा हुआ है। एक चेयर छोड़ी है आगे दाएं और एक चेयर छोड़ी हुई है पीछे, तो उस तरह बैठे हुए हैं, क्लासेस हो रही हैं। अच्छा सादिया, में ये भी आप बताइएगा कि हमने पिछली बार देखा था जब स्कूल्स और कॉलेजेस को दोबारा से खोला गया था तो बाहर टेम्परेचर चेक किया जा रहा था बच्चों का। एंट्री के वक्त जो है कैसे इंतजामात हैं, जब बच्चे एंटर हो रहे हैं तो बाकायदा तौर पर कुछ चेक किया जा रहा है उनको? जी बिल्कुल, ये हर कॉलेज हर स्कूल में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। बगैर टेम्परेचर के तो बच्चों को नहीं जाने दिया जा रहा और बच्चों से ये हिदायत भी की जा रही है कि पहले 3 और 4 जो बाइक्स पर आ जाते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो तो खिलाफ वर्जी कर जाते हैं या फिर वो इस तरह से ग्रुप्स की शक्ल में इकट्ठे रहते थे, तो अब उन्हें एहतियात करने का कहा जा रहा है। और सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में भी उनके टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं। निजी स्कूलों में भी ये देखा जा रहा है मास्क के बगैर बच्चों को एंटर नहीं होने दिया जा रहा। उन्हें ये कहा है कि आप मेक श्योर करें कि मास्क आपके पहना हो, सैनिटाइजर आपके पास मौजूद हो। तो ये SOPs पर भी अमल दरामद करवाया जा रहा है, जो कि एक निहायत ही खुशाइन बात है कि उनकी तालीमी सरगर्मियों का तो हर्ज होना है, उसको तो वो दूर किया जा रहा है, उसको तो कोशिश की जा रही है कि सादिया, आप ठीक है, आप कह रही हैं कि बच्चे बड़े शौक से आए हैं। हम ये भी देख लेते हैं कि फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, क्या बच्चे उतनी शौक लगन से आए हैं या नहीं। शाइस्ता हमारे साथ हैं। शाइस्ता, आप मुझे बताइएगा, इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद हैं जिस स्कूल कॉलेज में, स्टूडेंट्स कितनी तादाद में आए हैं, कितने खुशगवार मूड के साथ आए हैं, या बच्चों को लगा है कि भाई अभी हमें लेट नोटिफिकेशन मिला है, ज़रा जल्दी पता चलना चाहिए था? किस तरह के बच्चों का रुझान है, देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल पर कोतवाली रोड पर मौजूद हूँ। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आना शुरू हो गए हैं, क्लासेस में भी वो मौजूद हैं, लेकिन इस तरह से वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि स्कूल्स ओपन हो गए, क्योंकि इनका तालीमी खर्च काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मैट्रिक के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका तो प्रैक्टिकल वर्क हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इनको स्कूल की जो लैब है वो फराहम ही नहीं थी। इनका कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस भी इस तरह से वो कारआमद साबित नहीं हुई कि इसको तमाम इनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो टाइम काफ़ी शॉर्ट था, डेट शीट भी इनकी इशू हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान थे, असातिज़ा परेशान थे, उनके वालिदैन परेशान थे कि हमारे स्टूडेंट्स के जो ग्रेड हैं वो मुतासिर होंगे, क्योंकि मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ड होते हैं आपकी हाई प्रोफाइल बनाने में। तो इस हवाले से स्कूल्स ओपन हो गए। इस इनफैक्ट बच्चे जो अक्सर छुट्टियों को लेके बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं, लेकिन इस दफ़ा स्कूल्स ओपन होने पर वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और हमारे जो सिलेबस है वो कवर अप नहीं हो रहा था। तो बहुत अच्छा हो गया है कि स्कूल्स ओपन हो गए, क्योंकि इन बच्चों के 9th के और फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स भी नहीं हुए थे। तो इस तरह से थोड़ा सा असातिज़ा के लिए भी चैलेंजिंग है कि किस तरह से इनके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी और 9th में इन्होंने इतना पढ़ा ही नहीं था, स्कूल्स बंद रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो इस हवाले से भी बाकायदा तौर पर असातिज़ा ने भी एक प्लान मरतब किया हुआ है, एक हिकमत अमली मरतब की हुई है, प्रिंसिपल्स की जानिब से भी गाइडलाइंस दी जा रही है। खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं और हम वापस आए हैं। बहुत शुक्रिया शाइस्ता, फैसलाबाद से आप हमें आगाह कर रही थी, सादिया लाहौर से आपने किया। आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब हम वापस मामूलाते ज़िंदगी की जानिब बढ़ रहे हैं, कि वो हम बिल्कुल ठीक तरीके से देख रहे हैं, बहाल हो रहे हैं। स्कूल्स कॉलेजेस का खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तालीमी जो नुकसान हो चुका है अब उसका इजाला भी तो किसी तरह करना है। वो इजाला हम किस तरह करेंगे ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर सर्विंग स्कूल अलायंस मियां रिज़वाउर रहमान साहब। मियां रिज़वाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। हमने जाना, आप भी देख रहे थे कि नुमाइंदगान बता रहे हैं कि ठीक है बच्चे आए और वो खुश भी हैं। क्या समझते हैं कि बेहतर फैसला हो गया, आगे हालात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, अब हमें साई ऑफ रिलीफ मिल गया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे बच्चे दोबारा से अपने इदारों में आना शुरू हो गए हैं। और देखें, पूरे मुल्क का जो आज इन्फेक्शियस रेट है वो 4.2 है, और लाहौर का अगर देखें तो पिछले 2-3 दिन से 1.5 है। इसी तरह फैसलाबाद का और बाकी इलाका जात का भी ऐसे ही है। आज कोयटा के मुकम्मल स्कूल खुल गए हैं, आज बलूचिस्तान के मुकम्मल स्कूल खुल गए हैं, आज 10th और 12th पंजाब भर में खुल गए, आज 10th और 12th KPK में खुल गए। तो ये बहुत बड़ी तादाद में बच्चों का आप स्कूल की तरफ दोबारा राब्ता शुरू हो गया है। और इंशाल्लाह टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे कि बच्चे इसको बेहतर तौर पे दे सकें। आपने देखा 2-3 दिन से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमने एग्ज़ाम नहीं देने। हाँ जी, ऐसे तो एक दफ़ा आप उनको प्लेटफॉर्म दें कि वो तैयारी करें, और तैयारी करने के बाद वो अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं थे और मेंटली तौर पे वो डिस्टर्ब हैं। बच्चे थे, हमें तो ऐसे लग रहा था कि गुंडे निकले हुए हैं, जिस तरीके से तोड़ फोड़ की गई है। मतलब कि वो हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त कि वो कैसी, मतलब कि आप देखें गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये स्टूडेंट्स हैं सर, मतलब हैरत की बात है। ये स्कूल, मतलब हम क्या बच्चों को सिखा रहे हैं, घर में भी और स्कूल्स में भी। स्कूल्स पर भी बड़ी जिम्मेदारी है तरबियत की। आपकी बात बजाय देखिए, जब ज़लज़ला आता है ना तो उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। पिछले पूरा 1.5 साल जिस तरह से तालीम को मैनेज किया गया है, मैं आई एम सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट कि गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से उसको मैनेज किया गया है, उसके बाद बच्चों का जो मिजाज बन गया है, इसको ये कह लीजिए कि बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो चेंज हो गया है। पहले ये बच्चे चाहते थे कि हमारे आप एग्जाम फिजिकल ना लें, ऑनलाइन ले लें। ऑनलाइन जब एग्जाम लेने लगे हैं तो कहते हैं आप एग्जाम ले ही ना। तो ये तो बच्चे अब चाहते ही नहीं है पढ़ना, तो इनको पढ़ाई की तरफ दोबारा लेके आने में बड़ा वक्त लग जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तो आने वाले दौर में बच्चों को कम से कम एक स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। जो इनको ट्रेन करे, जो इनकी कैरियर काउंसलिंग करे, जो इनको समझाए कि बेटा फ्यूचर आपका इस तरफ है कि आप पढ़ लें। फ्यूचर ये नहीं है कि आप इस तरह टाइम ज़ाया कर दें, आप अपना दूसरी एक्टिविटीज़ में टाइम को। तो सर अब हमारे बच्चे भी लेजी हो चुके हैं, हमारा तालीमी खर्च भी, जैसे हमजा कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमें उसको कवर किस तरह से करना होगा? क्योंकि हमारे पास कौन सा ऐसा प्लान होगा जिसके साथ हम लोग जो सिलेबस है उसको कवर करते हुए बच्चों को इम्तिहानात की तैयारी प्रॉपर करवा सकें? देखिए, अभी बच्चों के पास तकरीबन 10th के बच्चों के पास 2 माह हैं, और जो 12th है उसके पास 1 महीना है। अमूमी तौर पे 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 महीने के अंदर हमेशा तैयारी करते हैं। ऐसे ही है, दुरुस्त, बहुत स्पीडली तैयारी कर लेते हैं। सारा साल वो पढ़ते नहीं हैं और आखिरी 15 दिनों में, 20 दिनों में, महीने में वो तैयारी कर लेते हैं। तो ये क्रैश कोर्स अभी किया जा सकता है, बहुत तेज़ी से किया जा सकता है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, आप बच्चों को टाइम स्पैन बढ़ा दीजिए।
आपने अभी 4 दिन अलाउ किया है, आप 6 दिन अलाउ कर दीजिए। स्कूल 6 दिन पढ़ाने को तैयार है, टीचर 6 दिन बुलाने को तैयार है। पेरेंट्स को भी चाहिए वो कोऑपरेट करें और अपने बच्चों की खातिर थोड़ा सेक्रीफाइस करें। अगर उन्हें जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, तो वो ये ना देखें कि आज संडे है और बच्चों को स्कूल भेजना पड़ रहा है और आज छुट्टी हमारी ज़ाया हो रही है, सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है। इन बातों को छोड़ें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर फोकस करें और उनकी खातिर कॉम्प्रोमाइज़ करें। कुछ सिलेबस कम होना चाहिए, कुछ बच्चे ये बातें करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम पूरा टाइम नहीं दे सकते हैं, चले हम एग्जाम्स देने को तैयार हैं, देते हैं, और फिर सर 2 महीने में पूरा सिलेबस तो उस तरह से कवर नहीं हो सकता ना। इसमें ये है कि देखें, जो FSCB और मैट्रिक दोनों के लिए एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम दे दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो रिड्यूस सिलेबस है। उसमें अगर मैट्रिक का देखा जाए तो वो 30% रिड्यूस कर दिया गया था, और अगर FSC का देखा जाए तो वो 10% के करीब रिड्यूस किया गया था। FSC के साथ आगे चूँकि डॉक्टरेट अटैच है, फिर इंजीनियरिंग अटैच है, तो वो ज़्यादा नहीं किया जा सकता था। तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर बच्चों को और तरह से रिलीफ दिया जा सकता है, उनको कोई पेपर की आसान पेपर दिया जा सकता है, मार्किंग लूज की जा सकती है, ग्रेस मार्क दिए जा सकते हैं, ये थोड़ी सपोर्ट दे देनी चाहिए। तो क्या इसके ऊपर बात हुई है आपकी कि बोर्ड्स के, क्योंकि एग्जाम्स हैं, बोर्ड क्या इसमें रिलीफ देगा बच्चों को कि जो पेपर्स हैं वो थोड़े आसान बनाए जाएं, या फिर बच्चों की उस सूरत हाल को देखते हुए कि उस तरह से तालीम नहीं ले सके या सिलेबस कवर नहीं कर सके, क्या इस हवाले से भी कोई आपने नुक्ता उठाया, रखी है कोई बात? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात यहाँ पे एडमिट करूँगा कि जो हमारे हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं राजा यासिर सरफराज हमायूं, वो बहुत कोऑपरेटिव आदमी है, और ख़ुद भी वो जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं, और जब हमने उनको जो रिक्वेस्ट की है उन्होंने हमेशा उसे एक्सेप्ट किया है। ये एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम भी हमने ही रिक्वेस्ट की थी उनको कि आप बच्चों का सिलेबस थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, और विद इन डेज उन्होंने वो काम कर दिया था। तो उनकी ये क्वालिटी है कि वो बच्चों की इन तमाम चीज़ों को फोकस करते हैं। अभी भी सबसे पहले NCOC से भी पहले ग्रेड 12 के बच्चों को बुलाने के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है, क्योंकि वो समझते थे कि बच्चों को घर नहीं रहना चाहिए। तो ये उनका एक, हम समझते हैं कि उनकी एक अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है बच्चों के लिए, और उन्होंने हमेशा ताउन भी किया है। वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। 10 जून तक हमने ये मरहला मुकम्मल करना है, हमारी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि तमाम असातिज़ा को वैक्सीनेट करवा लिया जाए, तरजीही बुनियादों पर आपको वैक्सीन लग रही है। अब आप लोगों की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जितनी भी हैं, उनकी कितनी सर जिम्मेदारी है कि अपने टीचर्स को, आप लोग जब वो आ रहे हो तो चेक करें कि आपने वैक्सीनेट करवाया कि नहीं करवाया? आप लोगों ने कोई मैकेनिज्म तैयार किया है, आपस में प्राइवेट स्कूल्स ने कोई बात की है? देखिए, इसमें 100% जिम्मेदारी प्राइवेट स्कूल्स की है और एसोसिएशंस की है। ठीक है, हम 100% जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छी बात है कि आप, और हमने तमाम टीचर्स को आज सर्टिफिकेट जारी कर देने हैं। ओके। और आज तमाम पूरे पाकिस्तान में जारी कर दिए जाएंगे, और उनके पास अब आज तकरीबन 10 दिन है, और उनको कहा यह जा रहा है कि अगर आप वैक्सीनेट करवा लेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप स्कूल आइए और आके बच्चों को पढ़ाएं, और अगर आप नहीं करवा पाएंगे तो वी आर सॉरी, हम आपको स्कूल नहीं आएंगे। क्योंकि अब तो जवाब ही नहीं बचा ना, 19 साल से अबव के लिए वैक्सीनेशन खुल चुकी हुई है, तो आप तो तमाम अमला है उसको भी वैक्सीनेट होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों का मामला है। अभी आप छोटे बच्चों को तो वैक्सीनेट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट असातिज़ा जो हैं या फिर जो अमला स्कूल का है वो वैक्सीनेट हो जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त यही है। बच्चों के हवाले से हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे, 7 जून का डेट दे दी गई है कि स्कूल खुल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं गर्मियों की तातीलात भी होती हैं, वो भी कहा जा रहा है कि महदूद रखी जाए। आपके पास क्या प्लान है, कितनी महदूद होनी चाहिए? स्कूल के कौन से मंथ में, जो गर्मियों के कौन से महीने में जाके गर्मी ज़्यादा शदीद होती है तो ये छुट्टियाँ, ये रिलीफ मिलनी चाहिए, क्या प्लान है आपका? हाँ, देखिए, इसमें जो 7 जून से सारा स्कूल खुल जाएंगे या तमाम बच्चे आ जाएंगे, वो छोटे बच्चे हैं ज़्यादातर। उसके अंदर छोटे बच्चे अमूमी तौर पे अगर उसकी टाइमिंग मुनासिब कर दी जाए, सुबह 6 बजे से 7-11 बजे के दरमियान कहीं सेटल कर दी जाए, तो वो एक रीज़नेबल और अच्छी एडवाइस होगी या अच्छा फैसला होगा। और ये वो वक्त होता है जब मौसम इतना मुनासिब होता है कि आप इस मौसम को आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। और बच्चों को घर में इस वक्त रह के बच्चे थोड़े से सिक हो गए हैं, या आप कह लीजिए साइको में हो गए हैं, या उनके ऊपर बहुत एंजाइटी है, या उनकी एक्टिविटीज़ बहुत महदूद हो गई हैं, वो बहुत छोटा सा सोचते हैं, बहुत छोटा सा काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चों को मोबिलाइज़ करें, बच्चे स्कूल आएँ, अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग्स करें, और उस SOPs को मद्देनज़र रखते हुए सारा कुछ किया जाएगा इंशाल्लाह। तो जब ये चीज़ें सारी स्टार्ट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बच्चे किस तरह पढ़ाई की तरफ राग़िब होते हैं और क्या आउटपुट देते हैं। बिल्कुल ठीक है। मियां रिज़वानुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा, और बड़ी काविशें कर रहे हैं ये एसोसिएशंस भी, और ये बड़ी अच्छी बात है जो मियां रिज़वानुर रहमान साहब ने इशाल की है कि हमारी कोशिश ये है कि, और अब ये करने जा रहे हैं कि 10 रोज़ होंगे तमाम
टीचर्स को जो है असातिज़ा हैं उनको सर्टिफिकेट दे दिए जाएंगे और जो खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाएगा उसको स्कूल नहीं आने देंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है जब हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं उनको भी समझा के मास्क पहना के भेजें और उनको बताएं कि हम लोगों ने किस तरह SOPs पर अमल करना है और जो एसोसिएशंस की जिम्मेदारी है वो भी वो पूरी करें तो बहुत अच्छा। ऐसा ही है। हम आगे बढ़ते हैं हमजा, कुछ मौशी अशारियों की बात करते हैं, कुछ बजट की बात करते हैं। बजट का ही शोर चल रहा होगा ना इन महीनों में। और अवाम जो है वो कितनी कंसर्न है क्योंकि वो चाहते हैं कि अवाम दोस्त बजट आए, कोई रिलीफ उनको भी मिले। तो बजट के अदाद शुमार का जो गोरख धंधा है और अल्फाज की ऐसी जादूगरी है जिससे आम आदमी चकरा कर रह जाता है, उन्हें आशारिये क्या है क्या नहीं ना समझ में ही नहीं आता। हर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने अवाम दोस्त जो है बजट दिया है और अपोजिशन ये कहती है ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, ये सिर्फ कागज पर मौजूद है, इसकी हकीकत कुछ नहीं है। इस वक्त सबसे आम सवाल ये है कि क्या नए माली साल का बजट अवाम दोस्त होगा और बिजनेस फ्रेंडली होगा जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा? क्या बिजली तो महंगी नहीं हो रही होगी? क्या महंगाई पे उस पर क्या असरात होंगे? और फिर जो लोग टैक्स दे रहे हैं क्या सिर्फ उन्हीं के ऊपर तो मजीद टैक्स नहीं लगा दिया जाएगा या बेसलाइन को बढ़ाया जाएगा? ये वो सवालात हैं जो इशाल इस वक्त बजट के हवाले से हो रहे हैं। और अवाम जो है इन सवालात को लेकर परेशान है तब तक जब तक बजट जो है वो आ नहीं जाता और तमाम फैसले अवाम के मफाद में किए जाएंगे, ये तो कहा जा रहा है। वैसे भी हुकूमत इस वक्त अपनी मुआशी कामयाबियों के जो किस्से हैं वो दिन रात सुना रही है। अगर मुल्क की मईशत वाकई अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, आशारिये मुस्बत हो रहे हैं, तो उसके सम्राट अवाम तक पहुंचने में कौन सी रुकावट है हमजा जो पहुंच ही नहीं पा रहा? तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकराम साहब, मौशी तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जब मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं तो बजट भी यकीनन अवाम दोस्त ही होगा। सर, अवाम दोस्त बजट होता क्या है, पहले ज़रा हमें ये तो क्लियर कर दीजिए। जी, अवाम के मसाइल तो उसमें वो रोज़गार है, फिर उनके जो अखराजात हैं तालीम पर, सेहत पर और रोज़ के खाने पीने पे। अब हो ये रहा है कि इस वक्त बेशुमार लोग जो है या तो बेरोज़गार हैं या उनका काम आपने देखा कि कितने दिनों से बंद था, हफ्ता इतवार की छुट्टी की वजह से उनकी सेल्स भी कम हुई है। और जो लोग जो है तनख्वाह पेशा हैं वो तो बहुत हैरान है कि अब जो महंगाई है चीज़ों की उसकी वजह से उनकी जेब से 60-70% जो है वो तो वहाँ चला जाता है। तो वो बच्चों की फीसें दें, वो अब जो है बिजली के बिल, गैस तो खैर चले चूल्हों में तो इस्तेमाल होती ही है, तो उसको अदा करें। तो देखा जाए तो पाकिस्तानियों की जब ये मुश्किलात दूर होंगी तो उनके लिए तो वो अवाम दोस्त बजट होगा, ना कि हुकूमत ये कहती रहे कि हमारी शरह नमू जो है वो 5% होगी, 6% हो जाएगी और उसके मुकाबले में जो अपोजिशन के लीडर हैं वो कहेंगे ये सब झूठ है। तो हमारे यहाँ तो ये जो बुनियादी अशारिये हैं इनके बारे में भी कोई कौमी जाहिर इत्तेफाक नहीं होता कि भाई कम से कम हम अपना मजाक तो दुनिया के सामने ना उड़वाएं कि वो लोग कहें कि भाई इनके मुल्क में तो खुद एक दूसरे की बात नहीं लोग समझते। और जैसा भी आप बात कर रहे थे टैक्सों का, तो हमारे नए जो वज़ीर ख़जाना तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पहले ही बयान दिया कि मैं कोई नया टैक्स भी नहीं लगाऊंगा और बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ाने दूंगा। उसके अगले दिन ही वकार मसूद साहब जो एडवाइज़र हैं उन्होंने उसी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी थी। डॉक्टर, हुकूमत जो है वो अभी भी ये कह रही है कि हम कोई इजाफी टैक्स या मजीद टैक्स नहीं लगाए जाएंगे किसी भी किस्म के। अगर ऐसा होता है तो महसूलात किस तरीके से हासिल की जाएंगी? क्या ऐसा होना मुमकिन भी है? मैं उसी की टाइम बता रहा था कि हुकूमत के दो जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना का कहना ये है कि हम शरह नमू जो है वो बढ़ाएंगे, यानी कि अगर हम अपनी इकॉनमी के अंदर जो है वो माशी जो है तरक्की करें तो उसके फिर नतीजे में महसूलात आने चाहिए। और जो आप फरमा रहे कि पहले के जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको लाया जाए, मगर वकार मसूद साहब जो देखते हैं रेवेन्यू डिवीजन को, वो एडवाइज़र हैं वज़ीर आज़म मोहतरम के, उन्होंने अगले दिन इसकी तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि हम 300 अरब तक के टैक्सेस लगा सकते हैं। पहले तो उन्होंने 500 अरब उनके मुँह से निकला, फिर अगले दिन 300 अरब आया। तो लोग हैरान हैं कि वो वज़ीर ख़जाना मोहतरम की बात माने या सुने या उसके वादे में रहें, या जो डॉक्टर जो है साहब जो हमारे एडवाइज़र हैं वो बहुत अरसे से ख़जाना की मिनिस्ट्री के अंदर आपको पता है सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो डॉक्टर वकार मसूद की बात का यकीन किया जाए या जो है हमें शौकत तरीन साहब की बात का यकीन किया जाए?
ठीक है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये भी बता दीजिएगा, शब्बर जैदी साहब हमें कहते हुए नज़र आते थे कि जी GST को कम कर दें, बेस लाइन को बढ़ा दें, तब मसाइल हल होंगे। वो लोग जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ डाला जाएगा तो फिर उसके अंदर भी मामलात ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, जो हमने उनके दौर में होते हुए देखे भी थे और फिर उनको रुखसत पर भी जाना पड़ा। इस बजट के अंदर आप GST के हवाले से क्या तजवीज़ देंगे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए 17% का जो इस वक्त हमारा रेट है सेल टैक्स का, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम चाहते हैं कि दोबारा से बिजनेसेस जो हैं वो रिवाइव हो, ज़ाहिर है जब उनकी बहाली होगी और उसके बाद ही वो तरक्की कर पाएंगे। अभी भी जो बहाली उनका मसला है, तो उनको एक तो छूट मिलनी चाहिए टैक्सों के अंदर, कम से कम इस रिश्ता को हम 8% पे ले आएँ। और हाँ, उसके साथ ये ज़रूर है कि अभी सिर्फ अगर 3 लाख लोग जो हैं वो सिर्फ सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो ये तादाद कम से कम 2 मिलियन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मीटर यूज़ करते हैं उनकी तादाद 4 मिलियन। अगर आप उसमें से अस्पताल निकाल दें, स्कूल निकाल दें और वो कई शोबे निकाल दें जो उसमें नहीं आते, तो फिर भी 2 मिलियन तो कम से कम हमारे पास। देखिए अगर बेस बढ़ जाएगी और रेट यही होगा तो टैक्स में इससे शायद इजाफा ही हो जाए, कमी नहीं होगी। अभी तो बहुत नैरो टैक्स बेस है और ये जो है कम टैक्स बेस होने की वजह से बर्डन चंद लोगों पर ही रहता है और जो ज़्यादातर लोग हैं वो टैक्स अदा नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि हम लोग जो है वो बड़ी ही मुराद दे रहे हैं, सनत को भी दे रहे हैं। फिर हम देखें तो उन्होंने कहा इस हवाले से भी कि टैक्सेस में इजाफा नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो ये सोचता है कि फिर अगर टैक्स नहीं बढ़ाया जा रहा तो रिलीफ कहाँ पर मिल रही है। आम आदमी ये चाहता है कि उसकी मईशत, उसके घर का चूल्हा जो है वो इस बजट अगर आता है तो खुशगवार हो जाए, उसके घर का किचन अच्छे से चल सके। वहाँ पर सम्राट किस तरीके से आप देख रहे हैं कि डिवाइड हो रहे हैं आम आदमी तक, क्या समझ रहे हैं कि डिवाइड हो पाएंगे? जी देखिए, उसका वही तरीका है ना कि अगर आप अपनी बिजली के नेटवर्क में इजाफा नहीं करते, जो कि उन्होंने मुतालबा कर रखा है IMF ने, और हमारे वज़ीर ज़ाना मोहतरम ने कहा है कि आप भूल जाएं कि मुस्तक़बिल करीब में मैं किसी किस्म की बिजली की कीमत में इजाफा करूँगा। अगर आपकी कीमत लागत जो है, पैदावारी लागत कम हो जाती है और पैदावार आपकी बेहतर हो जाती है, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि फिर उसकी कीमत भी नीचे आती है। और तीसरा मरहला जो दूसरा बल्कि इन्फोर्समेंट का है, और उसके ऊपर आपने देखा कि गरीब किसान को तो कुछ नहीं मिलता, जो दरमियाने बीच में एजेंट हैं या जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, वहाँ अभी तक हुकूमत पूरा हाथ नहीं डाल सकी। वरना हम ये देखते हैं कि ये जो शाय खुर्दनोश हैं, इनकी कीमत इतनी ज़्यादा होने की वजह महज लागत में इजाफा भी हो सकता है, मगर उससे कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी का और ये जो बीच में मिडिल मैन का रोल है, इसके ऊपर हमें कड़ी नज़र रखनी चाहिए। और ये सारी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो करें। जाहिर है कि ये वफाक का मसला तो नहीं है, वफाक कैसे कम कर सकती है कि वो बिजली के निर्ख ना बढ़ाए, बल्कि इसको और कम करने की कोशिश करें। जहाँ बिजली चोरी है उसको रोके, पैदावारी लागत कम करने के लिए टैक्सों में भी कमी करें, टैक्सों के निज़ाम को वसी करें और ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स लेने की बजाय डायरेक्ट टैक्स ले, जो अमीर लोग हैं उन पे टैक्स लगाया जाए, ना कि आप जो जब आप सेल टैक्स लगाते हैं तो जाहिर है कि गरीब लोगों की इनकम का बड़ा हिस्सा ले जाता है और अमीर आदमी को तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 3-4 अगर इक़दाम वो करेंगे तो फिर हम कह सकेंगे कि वाकई जो उनके इशारे हैं, उसका जो आप फरमा रहे थे शुरू में, फिर क्या उसका जो है वो फ़ायदा आम आवाम तक पहुँचा कि नहीं। आवाम तो उसको इसी नुक्ता से देखेगी। फीसें भी उसी तरह हैं, अभी तक आपने देखा जो स्कूल की फीस है वो कितनी, हालांकि ये तो कहा था कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, उल्टा लोगों को जो है वो इतनी ज़्यादा फीसें भरनी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात विशाल बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत जो कर सकती है, वफाकी हुकूमत बजट के अंदर वो तो अपनी कोशिशें कर ही रही है, लेकिन सूबाई हुकूमतों को भी गवर्नेंस के जो मामलात हैं वो बेहतर करने होंगे। जो हम अक्सर देखते हैं जी कि ये मसला हो गया, ये शॉर्टेज हो गई, ये फ़लाँ मसला हो गया, फ़लाँ स्कैंडल आ गया, फ़लाँ माफिया हमारे सामने आ गया, उसमें गवर्नेंस भी बात साथ जो है पूरा ताल्लुक रखती है और उसको बेहतर करना होगा। और हम जैसे कि कह रहे हैं कि अमीर आदमी के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए, तो अमीर आदमी जो बिजनेसमैन जो है वो भी यही चाहता है कि उसके लिए जो बजट हो वो बिज़नेस फ्रेंडली भी हो, अवाम फ्रेंडली हो। तो बिजनेस मैन के लिए भी वो यही ख्वाहिश रखता है कि उनके लिए टैक्सेस ना बढ़ाए जाएँ। देखते हैं क्या होता है, बजट कैसा आता है, अवाम फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली होता है या नहीं होता। यहाँ पर एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।